हैं। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने शिक्षण अभिरुचि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ा था। इन सारे टॉपिक्स पर कुछ सटीक जानकारी मैंने उस वीडियो में प्रस्तुत की थी और यह जानकारी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आशा है आपने यह वीडियो देखा होगा, और अगर अभी तक यह वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर इसका लिंक सजेस्ट किया जा रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्वतंत्रता के बाद भारतीय शिक्षा व्यवस्था के आयाम पर, और जो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा और टीईटी परीक्षा का जो सिलेबस है उसके आधार पर जो टॉपिक्स इसके अंतर्गत आते हैं उनमें प्रमुख हैं राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी, एनसीईआरटी, एनसीटीई और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। इन सारे टॉपिक्स पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं लेके आऊँगा प्रवक्ता भर्ती परीक्षा और टीईटी परीक्षा के लिए शिक्षण अभिरुचि के संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो बहुत ही सामान्य प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और लगभग हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि इस चैनल पर मैं आपके लिए कम समय में अधिक से अधिक सूचनाएं लेकर के आऊं, और ऐसी सूचनाएं लेकर के आऊं कि जो आपकी परीक्षा में आपकी अवश्य मदद करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राधाकृष्णन आयोग। तो फ्रेंड्स, राधाकृष्णन आयोग स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था और यह गठित किया गया था सन 1948 ईस्वी में। तो पहला प्रश्न यही बन सकता है कि आज़ादी के बाद भारत में सबसे पहले कौन सा आयोग शिक्षा के लिए गठित किया गया? तो इसका जवाब है राधाकृष्णन आयोग। और चूंकि इस आयोग की सिफारिशें उच्च शिक्षा के लिए थी, यानी विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए यह आयोग गठित किया गया था, इसलिए इस आयोग को भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन भी कहते हैं। और 4 नवंबर 1948 को इसका गठन किया गया था, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि बहुत बड़े शिक्षाविद भी थे और बाद में भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी बने, तो श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस आयोग के अध्यक्ष थे, इसलिए इसे राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है। तो इस आयोग की जो सबसे बड़ी बात है और इसकी जो सबसे बड़ी सिफारिश थी, तो इसने विश्वविद्यालयों में सुधार के लिए एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के गठन करने की सिफारिश की थी, और इसकी सिफारिश के आधार पर सन 1953 ईस्वी में यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन कर लिया गया था। तो यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसमें 1953 आप लिखेंगे, लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक स्वायत्त शासित संस्था यानी कि एक अधिनियम के द्वारा इसको एक ऑटोनोमस बॉडी बनाया गया। तो वह अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा 1956 में। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको नहीं करना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम एक्ट के तहत इसको लाया गया था सन 1956 में। एक और प्रश्न राधाकृष्णन आयोग से पूछा जाता है कि राष्ट्रीय राधाकृष्णन आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो इसके सदस्यों की संख्या थी 10। इनमें से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष थे, और इसके अलावा जो 10 सदस्य थे उनमें से डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि जो एक बड़े शिक्षाविद थे और बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने थे, और इसके अलावा डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जिन्हें बाद में मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग का भी अध्यक्ष बनाया गया, डॉक्टर मेघनाथ साहा, जो कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, ये इस आयोग के सदस्य थे। और जैसे कि अभी मैंने बताया था कि 4 नवंबर 1948 को इसका गठन किया गया था, इसने अपना कार्य शुरू किया था, और 25 अगस्त 1949 को आयोग ने अपनी आज्ञा भारत सरकार को सौंप दी थी। तो ये था राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय आयोग। और अब हम बात करेंगे मुदालियर आयोग की। मुदालियर आयोग गठित किया गया था माध्यमिक शिक्षा के लिए, इसलिए इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। तो 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। और मुदालियर आयोग, जो कि माध्यमिक शिक्षा के जो ढांचा था उसमें सुधार लाने के लिए गठित किया गया था, तो इसलिए मुदालियर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, जैसे कि राधाकृष्णन आयोग को कहा जाता है विश्वविद्यालयी शिक्षा आयोग।
मुतालिर आयोग के संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, सबसे पहले तो यही है कि यह कब किस वर्ष गठित किया गया। तो 1952 में यह गठित किया गया। मुतालिर आयोग ने जो अपनी सिफारिशें दी उनमें से प्रमुख थे कि उन्होंने वस्तुनिष्ठ परीक्षा पद्धति को अपनाने की सलाह दी थी, यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव परीक्षा पद्धति है उसको इंट्रोड्यूस करने का जो श्रेय है वो मुतालिर आयोग को जाता है। इसके अलावा मुतालिर आयोग ने एक और सिफारिश की थी कि अंकों के आधार पर ग्रेडिंग दी जाए बच्चों को, तो यह भी बाद में लागू की गई थी। और मुतालिर आयोग ने प्राइमरी के 5 स्तर और जूनियर सेकेंडरी के 3 यानी 6, 7, 8 और सेकेंडरी के 9 to 12 4 स्तर निर्धारित किए थे। 1952 में मुतालिर आयोग गठित हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट 29 अगस्त 1953 को प्रस्तुत कर दी थी। और मुतालिर आयोग ने ही शिक्षकों की योग्यता में वृद्धि करने के लिए एमएड कोर्स का भी सुझाव दिया था। तकनीकी शिक्षा बोर्ड के गठन का सुझाव भी मुतालिर आयोग द्वारा दिया गया था। और एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है स्कूल स्वास्थ्य योजना। तो स्कूल स्वास्थ्य योजना की जो सिफारिश की थी वो मुतालिर आयोग ने की थी। तो कई बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। इसी प्रकार से शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो को शुरू करने का सुझाव भी मुतालिर आयोग ने प्रस्तुत किया था। और एक और महत्वपूर्ण चीज थी कि शिक्षकों की जो शिकायतों पर विचार करने के लिए एक आर्बिट्रेशन बोर्ड बनाने की भी व्यवस्था मुतालिर आयोग ने की थी। इसके बाद आता है कोठारी आयोग, जो गठित हुआ था 1964 में। कोठारी आयोग की में बात करें तो जो डॉक्टर DS कोठारी थे और ये तत्समय यूजीसी के अध्यक्ष थे। तो DS कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया जिससे कोठारी आयोग कहते हैं। और 14 जुलाई 1964 को इसको गठित किया गया और इस आयोग में सदस्यों की कुल संख्या थी 17। तो साथियों, जैसे अभी हमने पढ़ा है कि जो पहला आयोग था राधाकृष्ण आयोग, उसको नाम दिया गया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। दूसरा आयोग 1952 में मुतालिर आयोग गठित किया गया था और उसको नाम दिया गया था माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो कोठारी आयोग का जो क्षेत्र था उसमें सभी स्तरों की शिक्षा की समीक्षा करनी थी, यानी प्राइमरी से लेकर के माध्यमिक और विश्वविद्यालय तक की शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा करनी थी। तो इसलिए इस आयोग को कहा जाता है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, नेशनल एजुकेशन कमीशन, या सिर्फ शिक्षा आयोग भी हम इसे कह सकते हैं। और यह पहला आयोग था जिसने प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समीक्षा की। तो प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा की समीक्षा के लिए पहला आयोग कौन सा गठित किया गया। तो यहां पर जवाब होगा कोठारी आयोग। और कोठारी आयोग ने सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखने का भी सुझाव दिया था कि विद्यालयी परिवेश में सामाजिक जो बदलाव हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और कोठारी आयोग की एक महत्वपूर्ण सिफारिश थी कि 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूलों में परिवर्तित कर दिया जाए, यानी कि व्यावसायिक स्कूलें भी खोलने का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कोठारी आयोग की कि कोठारी आयोग ने जो सिफारिश की थी उस सिफारिशों के आधार पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1968 की, जिसको भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहते हैं, को मंजूरी दी गई। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कुछ बातें अगर हम करें तो माध्यमिक शिक्षा स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू करने का आह्वान किया गया और शिक्षा पर जो केंद्रीय बजट है उसका 6% व्यय करने का लक्ष्य रखा गया। संस्कृत भाषा के शिक्षण को प्रोत्साहन दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। और एक लक्ष्य यह भी रखा गया था कि 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए। तो 1968 की जो नई शिक्षा नीति थी, यानी जो पहली शिक्षा नीति थी, उसमें इन सारी चीजों का प्रावधान किया गया था, लेकिन इनको पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका। और जो कोठारी आयोग के सिफारिश पर जो गठित राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसकी एक और उपलब्धि ये थी कि जो 10+2+3 जो एजुकेशन पैटर्न भारत में चल रहा है, इसका सुझाव भी सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में रखा गया था। और इसके बाद आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986।
यह शिक्षा नीति बहुत व्यापक थी और वर्तमान में भी इसी शिक्षा नीति की सिफारिशों के आधार पर भारत की शिक्षा व्यवस्था संचालित की जा रही है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर हम बात करें तो यह शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के द्वारा। और जो ये शिक्षा नीति थी, इसका जो दस्तावेज था उसका नाम था शिक्षा की चुनौती, नीतिगत परिप्रेक्ष्य। और इस प्रतिवेदन के 12 भाग हैं। तो यह प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि शिक्षा की चुनौती, नीतिगत परिप्रेक्ष्य किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है। तो यह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से संबंधित। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई में जो मुख्य चीजें थी उनमें कंप्यूटर शिक्षा, ग्रामीण विश्वविद्यालय और महिला शिक्षा प्रमुख थी। इन तीनों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सबसे अधिक बल दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुझाव के साथ साथ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी समाधान दिए गए। तो इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जितने भी शिक्षण योजनाएं हैं, एमडीएम हो गया, सर्व शिक्षा अभियान, नवोदय विद्यालय समिति और जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, इन सब पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सुझाव रखे गए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, और यह भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नाम से एक योजना चलाई गई। और ये योजना थी 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक स्कूलों के लिए था और इस ब्लैक बोर्ड का जो मुख्य उद्देश्य था वो था प्राथमिक विद्यालयों में जो न्यूनतम शिक्षण सामग्री है उसको उपलब्ध कराना। तो न्यूनतम शिक्षण सामग्री में कक्षा कक्ष से लेकर के पठन सामग्री और शिक्षक की व्यवस्था तक थी। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को भी डिटेल में पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि इससे अवश्य ही एक प्रश्न पूछा जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के आधार पर मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। तकनीकी और प्रबंधन की शिक्षा पर जोर दिया गया। CCA यानी कि कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव असेसमेंट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया गया। पहली बार पर्यावरण शिक्षा को लागू किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के आधार पर। और स्टूडेंट डिसेबल्ड जो स्टूडेंट हैं यानी जो असमर्थ बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई और इसको कहा गया चाइल्ड विद स्पेशल नीड, CWSN। तो यह सुझाव भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का था। और जो 10+2+3 पैटर्न था जिसको कि 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लागू किया गया था, तो 10+2+3 शिक्षा पैटर्न को पूरे भारतवर्ष में एक समान रूप से लागू करने का भी सुझाव दिया गया और इसे एक समान रूप से लागू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर समय समय पर इसमें समीक्षा भी हुई। तो सबसे पहली जो समीक्षा थी उसके लिए आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और उस समिति को कहा गया राममूर्ति समिति, जो कि 1990 में गठित की गई। 1993 में और प्रोफेसर यशपाल समिति का भी गठन इस नीति की समीक्षा के लिए किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक बार फिर और समीक्षा हुई और तब संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 प्रस्तुत की गई। तो जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके अध्यक्ष थे श्री जनार्दन रेड्डी। तो आपको एक चीज और समझ में रखनी चाहिए कि जब भी ये प्रश्न होगा कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए कौन सी समिति गठित की गई, तो वहां पर आएगा राममूर्ति समिति। और जब भी ये प्रश्न पूछा जाएगा कि 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके जो संशोधन थे या संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो इसका जवाब होगा श्री जनार्दन रेड्डी। एक और चीज है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ी हुई है वो है NCF यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। तो NCF 2005 के संबंध में जो प्रश्न आएंगे यह
एनसीएफ लागू किया गया नेशनल स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर, और इस कमेटी के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल, और यह लागू की गई 2005 में। और इस जो एनसीएफ 2005 है, इसका जो प्रमुख सूत्र है वह भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, और उसका जो प्रमुख सूत्र वाक्य है वह है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बिना भार के अधिगम या बिना भार के सीखना। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और एनसीएफ 2005 पर भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन पर मैं और डिटेल में चर्चा अगले वीडियो में लेके आऊँगा, जहाँ पर मैं बात करूँगा एमसीक्यूज़ की। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी इनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आशा है आज का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की, एनसीईआरटी और एनसीटीई की। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखेंगे, और इस चैनल पर जितने भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, अगर उनको आप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय।